पेज नंबर 58 इंटरव्यू चैप्टर है और इसका एक टॉपिक है पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब क्या? पिटफॉल्स का मतलब है डोंट्स, वो काम जो कि नहीं करने। सही है, वो काम जो कि नहीं करने। अच्छा, ये पिटफॉल्स इंटरव्यूअर भी कर सकते हैं और इंटरव्यू भी कर सकते हैं, वो काम जो कि नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7, स्टीरियोटाइप मैकेनिकल इंटरव्यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को टाइप्स पढ़ाई थी लास्ट टाइम। टाइप्स में 9th टाइप और 10th टाइप देखिएगा। टाइप्स में जाके इंटरव्यू की टाइप्स थी, पेज नंबर 54 पे होंगी, पेज नंबर 56 पे। 9th और 10th स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब है कि एक ख़ास तरीके से हमने सेट पैटर्न में क्वेश्चंस जमा कर लिए और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरव्यूअर ने क्या किया, पहले से एक बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लाइनअप कर लिए और वो हर एक एप्लीकेंट से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो 7th कहा जा रहा है स्टीरियोटाइप मैकेनिकल इंटरव्यू, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का नुकसान बताया जा रहा है। अगर आप पहले से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं एज इंटरव्यूअर, क्या हो रहा है कि हमने 10 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया 1 से लेके 10 तक, और इसी ऑर्डर में पूछे जा रहे हैं, इसी ऑर्डर में पूछे जा रहे हैं। एप्लीकेंट 1 से भी इसी ऑर्डर में पूछे गए क्वेश्चन, एप्लीकेंट 2 से भी इसी ऑर्डर में पूछे गए, एप्लीकेंट 3 से भी इसी ऑर्डर में पूछे गए। अब हम लोगों ने जब डिस्कशन की थी तो उस डिस्कशन में ये बात थी कि जब फर्स्ट कैंडिडेट आएगा ना, तो फर्स्ट कैंडिडेट जब आएगा उसको कोई भी बात नहीं पता। जब सेकंड कैंडिडेट एंटर होगा तो ये आपस में गुजरते हुए अगर इन्होंने एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कर लिया तो फर्स्ट कैंडिडेट थोड़ी बहुत हिंट दे देंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जब सेकंड कैंडिडेट आएंगे और उनको बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन मिल गए, फ़ायदा किसको हो गया? सेकंड कैंडिडेट को। फर्स्ट कैंडिडेट को इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि क्योंकि इसके लिए जो क्वेश्चन थे वो थे अनप्रेडिक्टेबल, उसको पता नहीं था कि इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इंटरव्यूअर ने सेम पैटर्न रखा आगे और आपस में बात हो गई फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट की, तो ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस बन गए। अब सेकंड और थर्ड आपस में आते जाते इन्होंने कोई अल्फाज का तबादला किया। जो थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने सेकंड से पूछा कि यार किस किस्म के क्वेश्चन, उन्होंने बता दिया। अच्छा, अब क्योंकि आप सेट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो ये भी प्रेडिक्टेबल इंटरव्यू हो गया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो बाद में आने वाला बंदा उसको हो रहा है, जो पहले जाने वाला बंदा उसको कम फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप का नुकसान क्या होता है? एक तरीके के इंटरव्यू का नुकसान क्या होता है? एक तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन हमने सोच लिए, उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमने एक बैलेंस इंटरव्यू नहीं किया। पहले शख्स के लिए बैलेंस इंटरव्यू था, दूसरे शख्स के लिए इम्बैलेंस इंटरव्यू हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे शख्स को एक फेवर हासिल होगा कि उसने पहले शख्स से पूछ लिया किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं 7th पॉइंट, स्टीरियोटाइप मैकेनिकल इंटरव्यू। सम क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर, नो एडजस्टमेंट टू द इंडिविजुअल, नो स्टिमुलेटिंग इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़। पेज नंबर 58 7th पॉइंट। हमने क्या किया, एक ख़ास ऑर्डर में सवाल पूछने शुरू किए, पहले से भी उसी तरीके के सवाल, दूसरे से भी उसी तरीके के सवाल और तीसरे कैंडिडेट से भी उसी तरीके के सवाल। इसका मतलब जब फर्स्ट कैंडिडेट ने कोई दूसरे क्वेश्चन पे तबादला ख्याल शुरू किया तो हम डिटेल में जा सकते थे, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल पूछ सकते थे। इसी तरीके से सेकंड कैंडिडेट के साथ हो सकता है कि हम थर्ड क्वेश्चन को एक्स्ट्रा डिटेल पूछ सकते थे। ऐसा होता है ना सवाल जवाब में, कुछ सवाल डिटेल में चले आते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हम ना एक्स्ट्रा डिटेल में जा रहे हैं, ना इसकी नॉलेज जान पा रहे हैं, ना इसकी नॉलेज जान पा रहे हैं। एक ही तरीके के क्वेश्चन है, उसी के आंसर हमारे पास लिखे हुए हैं। उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि इसको हमने फेयरली ट्रीट कर लिया, इसको न्यूट्रली बैलेंस हमने इंटरव्यू कर लिया, इसके साथ हमने नाइंसाफ़ी की। वो इसलिए क्योंकि पहला और दूसरा बंदा आपस में बैलेंस नहीं थे, ऐसे ही दूसरे और तीसरा। ठीक है, फिर मज़ीद बात क्या कहते हैं? मज़ीद बात ये कहते हैं नो स्टिमुलेटिंग इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, और आपस में पर्सन टू पर्सन आपने इंटरव्यू को शफल करना ज़रूरी है। मतलब पहले शख्स से अलग तरीके से बात हो रही होगी, दूसरे शख्स से अलग तरीके से बात हो रही होगी। अगर हम पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, एक शख्स की तालीमी काबिलियत थी MBA, एक शख्स की तालीमी काबिलियत थी फ़र्ज़ करें कि इंटर, एग्जाम्पल ऐसी, या किसी की BBA थी। अब क्योंकि इनके अलग अलग फील्ड्स हैं तो इससे अलग तरीके के सवालात होने चाहिए। एज इंटरव्यूअर उसको क्या चाहिए इंटरव्यूअर को कि सवालात अलग तरीके से करे, एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा एक्सपीरियंस की बात करें। पहला शख्स फ़र्ज़ करेंगे उसने काम किया हुआ है कराची में, दूसरे शख्स ने काम किया हुआ है कराची में,
तीसरे ने काम किया कराची प्लस पेशावर प्लस मुल्तान फ़र्ज़ करें। तो जोग्राफिकली देखा जाए तो इनके पास जो थर्ड कैंडिडेट है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस अलग अलग सिटीज़ का है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू बिल्कुल सेम अगर आप पूछते चले जाएंगे कराची का जैसे आपने कैंडिडेट को ट्रीट किया बिल्कुल वैसे ही कैंडिडेट को ट्रीट कर रहे हैं सेकंड कैंडिडेट को, बिल्कुल वैसे ही थर्ड कैंडिडेट को। तो ये मसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा अगर इंटरव्यू हो रहे हैं हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन हम लोग सवाल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर इन टर्न द इंटरव्यू रिसीव्स स्टीरियोटाइप्ड आंसर अनेबल टू अप्रेज क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़। अगर आप एक ही तरीके से सवाल पूछते जाएंगे और एक ही तरीके से उसके जवाब आते जाएंगे तो इंटरव्यू में आप डिटेल में नहीं जा रहे तो आप कैंडिडेट 1 को सही से टेस्ट नहीं कर पा रहे, कैंडिडेट 2 को सही से टेस्ट नहीं कर पा रहे और कैंडिडेट 3 को सही से टेस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा जी 7th को आप टिक कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं 4th वन, आइडियल इमेज एरर, इंटरव्यूअर्स मेंटल पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट। इंटरव्यूअर ने पहले से एक पिक्चर बना ली कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो होना चाहिए MBA, जो कैंडिडेट होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस होगा 5 साल का एज मैनेजर, जो कैंडिडेट होगा उसने फील्ड में काम किया होगा, फ़र्ज़ करें कि कराची में, जो कैंडिडेट होगा वो पब्लिक लिमिटेड से काम करके आया हुआ हो तो उसका एक्सपीरियंस मानेंगे वरना एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। अब हमने यहाँ पे एक पैकेज बना लिया और हमने सोच लिया कि जो भी कैंडिडेट इन तमाम बातों में पूरा उतरता है हम सिर्फ उसको जॉब देंगे। अच्छा फ़र्ज़ करें कि एक शख्स था, उसने अप्लाई किया था, उसकी तालीमी काबिलियत बिल्कुल MBA, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल 5 ईयर्स एज मैनेजर, बल्कि ज़्यादा 5 ईयर्स एज मैनेजर और 2 ईयर्स एज असिस्टेंट मैनेजर भी है। ठीक है, काम उसने कराची में किया है। ये जो पब्लिक लिमिटेड है इसमें उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है और प्राइवेट लिमिटेड में उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है। आइडियल इमेज के हिसाब से सोचा जाएगा तो जो यहाँ पे इंटरव्यूअर ने आइडियल इमेज सोची है उस हिसाब से ये कैंडिडेट पूरा नहीं उतर रहा आइडियल इमेज, लेकिन हो सकता है कि इस कैंडिडेट के पास ज़्यादा पोटेंशियल हो। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, 2 साल का एक्सपीरियंस उसका पब्लिक लिमिटेड का फ़र्ज़ करें हैं और प्राइवेट लिमिटेड का 5 साल का है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस कैंडिडेट के पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा लेकिन हम इसको लूज़ कर रहे हैं और हमने क्योंकि एक आइडियल इमेज बना ली तो हम हर एक को इग्नोर करते जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा शख्स आएगा तो हम उसको जॉब देंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि 15 कैंडिडेट आए और 15 के 15 हम लोगों के आइडियल इमेज पे पूरे नहीं उतर पाए, तो हमारा जो पहले सोचने का तरीक़ाकार था आइडियल इमेज देखने का उसके ऊपर कोई भी पूरा नहीं उतरा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इंटरव्यू हमने टेस्ट किए थे इस हिसाब से और बेस हमारी हिल गई पूरी और अब हमें समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर आपको बाद में सॉर्ट करने में मसला होगा एज इंटरव्यूअर। तो बताया जा रहा है कि आइडियल इमेज जब भी बताएंगे वो रॉन्ग्स में आ जाएगा, वो आ जाएगा डोंट्स में। ठीक है, आइडियल इमेज नहीं बनानी इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर को चाहिए कि हर शख्स को अलग तरीके से इंटरव्यू करेगा। ठीक है, आइडियल इमेज के अलावा अभी हमने एक और बात की थी, स्टीरियोटाइप एरर। ठीक, अच्छा जी, 4th डन, 7th डन, 12th आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस। आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस क्या? जैसे कि बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट की और हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको आते हैं या नहीं आते। किसी हद तक आप क्वेश्चंस को रेलिवेंट बना सकते हैं कि आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर दिया जो सबको पता होगा, MS ऑफिस आना चाहिए, इस तरीके की बात है। अब थोड़ी डिटेल में अगर चले जाएंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि फील्ड से हट के बात हो जाएगी। फील्ड यहाँ पे क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट की फील्ड है तो सेल्स से रिलेटेड बात होगी, कॉमर्स से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, इसमें IT डिपार्टमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में जा रहे हैं तो वो कहलाएगा डोंट्स में आ जाएगा, वो पिटफॉल्स में आ जाएगा, वो इंटरव्यूअर की गलती में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? हमने इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करने। 12th नंबर डन, टिक करते हैं इसको। 13th पुअर और अनवांटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स द एप्लीकेंट। अच्छा जी, 3 इंटरव्यूअर्स बैठे हुए, ये 3 इंटरव्यूअर्स बैठे हुए, इनके सामने एक इंटरव्यू आया है B सीट नंबर। कैसे? अच्छा जी, ये सीट बी जो कैंडिडेट हैं ये सीट पे बैठे हैं, सामने इनके पास 3 इंटरव्यूअर हैं, ए और ए। अच्छा, ये जो 3 इंटरव्यूअर्स हैं इन तीनों ने पहले से फैसला कर लिया या देखने के बाद
या फिजिक देखने के बाद या उसकी प्रोफाइल देखने के बाद कि यार हो सकता है कि ये कैंडिडेट हमारे मयार पे पूरा ना उतर रहा हो, तो इसकी बातों को हम इग्नोर कर दें, या ये जो भी बातें कह रहा है इसको, इस इंटरव्यू को हम सीरियस नहीं लेंगे या इसको टाइम मुकम्मल नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, 13 पुअर और अनवांटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स द एप्लीकेंट, हमने इसको एक फेयर चांस नहीं दिया, और जब भी फेयर चांस नहीं देंगे तो हम अपने कैंडिडेट की स्किल्स को पता नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो 13 पुअर और अनवांटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स द एप्लीकेंट, अगर के इंटरव्यूअर फेयर चांस नहीं दे रहे हैं कैंडिडेट को, या उनसे रवैया बेहतर नहीं है, या उनको जाने में जल्दी है, या इंटरव्यू रैप अप करने की ज़्यादा जल्दी है, उस सूरत हाल में पिटफॉल्स में आ जाता है ये। 14 जंपिंग टू कंक्लूजन्स प्रीमेच्योरली। जंपिंग टू कंक्लूजन्स प्रीमेच्योरली क्या मतलब? अच्छा जी, कैंडिडेट से आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने जो सीवी पे लिखा था कि आपने प्रोजेक्ट ए पे काम किया है, आपने प्रोजेक्ट बी पे काम किया है, और उसकी डिटेल में जाते जाते प्रोजेक्ट बी में फ़र्ज़ करें क्वेश्चंस पूछे यार कि आपने प्रोजेक्ट बी को अगर लीड किया था तो आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी थी, किस तरीके से काम किया। अब वो डिटेल में जाना शुरू हुआ, उसकी आधी बात को रोक दिया गया, और इंटरव्यूअर ने सोच लिया कि अच्छा चलो सही है, आपने प्रोजेक्ट बी में अच्छी तरीके से लीडरशिप कर ली होगी, तो इसने मार्क्स लिख दिए या पॉइंट्स लिख दिए कि लीडरशिप स्किल्स बहुत एक्सीलेंट है कैंडिडेट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हमने एक बात को मुकम्मल जाने बगैर उसके ऊपर अभी से फ़ैसला कर लिया। प्री मैच्योर कंक्लूजन कहते हैं इसको, या प्री मैच्योर एवेल्यूशन कहते हैं। पहले से फ़ैसला कर लेना कि यार इस बात की बेसिस पे हम एक काम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं, किसी ने बात मुकम्मल नहीं की और कंक्लूड कर लिया कि उसकी बात सही है या उसकी बात गलत है, ठीक है। 14 डन जंपिंग टू कंक्लूजन्स प्रीमेच्योरली। इसका मतलब ये कि हमेशा कैंडिडेट को मुकम्मल बात करने का मौका देंगे। सवाल के जवाब के लिए 1 मिनट अलॉट किया तो 1 मिनट उसको बोलने दें, उसके बाद आप फैसला करें कि उसका सवाल का जवाब सही था या नहीं सही था। 1 मिनट के अंदर अगर आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड में स्टार्टिंग से ही ये फैसला कर लिया कि इसकी बात सही हो सकती है नहीं सही हो सकती, वो कहलाएगा प्री मैच्योर कंक्लूजन या प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ओके। अच्छा जी, 10th टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग लेस। 10th पॉइंट 58 पेज नंबर, टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग लेस। इंटरव्यूअर का काम क्वेश्चन पूछें और उसके बाद आराम से लिसनिंग करेंगे और इंटरव्यू ही जवाब देंगे। ज़्यादातर जो टॉकिंग करनी है वो इंटरव्यू ही ने करनी है। अगर इंटरव्यूअर ज़्यादा टॉकिंग कर रहे हैं, बहुत डिटेल में जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इतने लंबे क्वेश्चन है ख़त्म नहीं हो रहा है, आंसर सुनने के बाद फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कैंडिडेट को कह रहे हैं कि यार आपकी ये बात फ़लाँ बात सही थी, फ़लाँ बात गलत थी। इस सूरत हाल में क्या हुआ कि इंटरव्यूअर बोलना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि इंटरव्यूअर को दूसरे आदमी को जज करना है, मतलब इंटरव्यू को जज करना है, तो वो इंटरव्यू को ज़्यादा बोलने का मौका देंगे और ख़ुद कम बोलेंगे, सही है। अगर खुद ज़्यादा बोल रहे हैं इंटरव्यूअर, इसका मतलब इंटरव्यूअर के पार्ट पे गलती का इम्कान हो सकता है। तो 10th नंबर टिक, टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग लेस। 9 बीइंग इम्प्रेस्ड बिकॉज द एप्लीकेंट नीड्स द जॉब इवन दो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस आर लैकिंग। एक कैंडिडेट है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन लग रहा है जॉब के लिए, लेकिन नेसेसरी क्वालिफिकेशन फ़र्ज़ करें कि हमने कम से कम कहा था यार MBA नहीं हो तो कम से कम BBA हो, और वो शख्स ना MBA था और ना BBA था, वो सिर्फ इंटर था और उसने कुछ कोर्सेज करे हुए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन था, बहुत ज़्यादा सीरियस था काम के लिए, या किसी ने उसको ऐसा हो सकता है रेफ़र किया हो कि आप इससे काम करवा लें, या उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। तो कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि आपकी जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स कम से कम फुलफ़िल होनी चाहिए। जैसे जब जॉब एड लगता है ना, जॉब एड में आइडियल कैंडिडेट नहीं बताते, जॉब एड में मिनिमम कैंडिडेट बताते हैं कि MBA किया हो या BBA किया हो, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होना चाहिए। अब इसमें से जब आइडियल कैंडिडेट बनाऊंगा मैं तो MBA को प्रेफर करूंगा, इसमें से जब आइडियल कैंडिडेट बनाऊंगा तो 5 साल के एक्सपीरियंस को प्रेफर करूंगा। इसका मतलब मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए कैंडिडेट्स में जो कि आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतर रहा हो। तो यहाँ पे पॉइंट पढ़े हमने क्या, 9 नंबर, बीइंग इम्प्रेस्ड बिकॉज द एप्लीकेंट नीड्स अ जॉब इवन दो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस आर लैकिंग। अगर के कैंडिडेट के पास
नेसेसरी क्वालिफिकेशन या नेसेसरी एक्सपीरियंस या मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो, उस सूरत हाल में क्या होगा, उस सूरत हाल में हमारी तरफ से गलती हो सकती है और हम उसको चांस नहीं देंगे। अगर चांस देंगे तो गलती करेंगे। जॉब एड में मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई जाती है और उसी पे एम्प्लॉय को पूरा उतरना होता है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, 8 नंबर, पॉलिसी दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस गारंटीज एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब वेल। एक शख्स ने काम किया हुआ है पागोला कंपनी में, ठीक है, उस शख्स ने फिर काम किया उसके बाद फ़र्ज़ करें डॉलेंस कंपनी में। ये दोनों जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस हैं गुड्स रिलेटेड, ठीक है, सही। उसके बाद उस शख्स को हम लोगों ने हायर करने लगे हैं। हमारी जो कंपनी है वो सर्विस कंपनी है, ठीक है। सर्विस कंपनी में क्या क्या एग्जांपल्स थी हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस की थी जब हम लोग क्लास ले रहे थे जी। सर्विस कंपनीज कौन कौन सी होती हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स कौन? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इसके अलावा, सही है, यही होती हैं तकरीबन। फ़र्ज़ करें कि उसके बाद उसने अप्लाई किया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भी है ना, ठीक है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी सर्विसेज में आ जाते हैं, या मीडिया इंडस्ट्री, ये भी सर्विसेज में आ जाती हैं। अब अजम्पशन क्या होगा? अजम्पशन ये होगा कि यार उसने टाइम लगाया हुआ है पागोला में और डॉलेंस में टाइम लगाया हुआ है और वो हमारे साथ आके एडजस्ट हो गया, हमारे साथ भी उसी तरीके से काम कर लेगा, जबकि हम लोग किस में काम कर रहे हैं? सर्विस इंडस्ट्री में। फ़र्ज़ करें मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जो कि गुड्स रिलेटेड बिज़नेस में काम कर रहा था वो सर्विस रिलेटेड बिज़नेस में भी उसी तरीके से काम कर पाएगा, ठीक। 8 डन, 7th डन, 9, 10, 11 पुअर और लैक ऑफ प्रेपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर की तरफ से तैयारी नहीं है। इंटरव्यूई जैसे तैयारी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इंटरव्यूअर भी तैयारी करते हैं। इंटरव्यूअर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगा उतना कम उसको तैयारी के लिए वक्त देना पड़ेगा। इंटरव्यूअर अगर कम एक्सपीरियंस है तो उसको चाहिए कि वो भी तैयारी करके आएँ। वो क्वेश्चंस का बैंक सेलेक्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा रैंडमली। कैंडिडेट 1 से मैंने अलग क्वेश्चन पूछे 12 तरीके के, कैंडिडेट 2 से मैंने 14 क्वेश्चन पूछ लिए, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इंटरव्यूअर हमेशा तैयारी करेंगे इंटरव्यू की। उस तैयारी में क्वेश्चन की सिलेक्शन भी आ जाता है, उस तैयारी में इंटरव्यूअर की ख़ुद की हेल्थ एंड फिटनेस भी आ जाती है, उस तैयारी में टाइम कितना देना है, मैनेज कैसे करना है इंटरव्यू, HR से कैसे बात करनी है, कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके साथ कैसा रवैया रखना है, वो तमाम बातें आ जाती हैं। ओके, 6 pseudo science and myth, judging the applicant's character, mental ability, attitudes by means of handwriting, outward features, date of birth, number of letters in the name, palm reading and shape, size and bulges of the skills। एक बात याद रखेंगे हमेशा, जो इंटरव्यूअर होंगे वो उनको जब भी इंटरव्यू करना होगा तो उनको रहना होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब फेयर चांस देना होगा कैंडिडेट को, या एक बैलेंस इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू करना होगा, ठीक। फ़र्ज़ करें कि इंटरव्यूअर ने एक पहले से बात सोच ली कि यार कैंडिडेट की एज जो है ना वो 35 प्लस है, इश्तिहार में लिखा था कि 30 प्लस का कैंडिडेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसने पहले से बात सोच ली यार इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके ऊपर हम लोगों ने पहले ही कमेंट कर दिया कि यार इसकी थोड़ा सा ओवर एज हो गया है और ये हमारे साथ उस तरीके से काम एनर्जेटिकली नहीं कर पाएगा जैसे कि करना चाहिए। तो पहले से कभी भी आपने नहीं सोचना, किसी कैंडिडेट के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं करनी कि आपने पहले से ही सोच ली कोई एक बात, उसके ऊपर आपने पूरा इंटरव्यू डिज़ाइन कर दिया कि आप, क्योंकि ये ओवर एज है, अब ये जितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दे इसको मैं हो सकता है कि प्रायोरिटी पे 3rd 4th नंबर पे रखूँ, 1st नंबर पे नहीं रखूँ। तो ये देखते हैं दोबारा से, pseudo science and myth, जजिंग द एप्लीकेंट्स कैरेक्टर, मेंटल एबिलिटी, एटीट्यूड्स बाय मीन्स ऑफ हैंड राइटिंग। या तो उसकी हैंड राइटिंग ख़राब है या सही है, उस पर आपने फैसला कर लिया। किसी एक बात पे या 2 बातों पे हमने फैसला कर लिया ओवरऑल इंटरव्यू का, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम बातों को सोचते समझते हुए फैसला करना है। 5 पर्सनल बायस ऑफ द इंटरव्यूअर, वीक हैंडशेक, बाइटिंग ऑफ फिंगर नेल्स, गम च्यूइंग, लाउड क्लोथ्स एंड पुअर आई कॉन्टेक्ट। इसमें लाउड क्लोथ्स का मतलब क्या, ड्रेसिंग किस तरीके की हुई है इंटरव्यूई ने,
सही है। अच्छा, किसी किस्म का दाग या स्टेन है, आपने पहले ही सोच लिया कि यार इसने इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की है, इसके कपड़े ऐसे हैं, इस तरीके से सोच लिया पहले से। हर चीज़ की एक ख़ास लेवल तक आप उसको वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आपने किसी एक बात को मद्देनज़र रखते हुए ओवरऑल आपने कमेंट कर दिया कि यार ये इंटरव्यूअर ने पहले से ही सोच लिया, तीनों इंटरव्यूअर्स ने या दो इंटरव्यूअर्स ने, कि इंटरव्यू को हम लोग सही नहीं मानेंगे या उसकी बात को सही से नहीं सुनेंगे या उसको प्रॉपर चांस नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है लाउड क्लोथ्स। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है इंटरव्यूई की। इंटरव्यूई की ये जिम्मेदारी है कि वो जब ड्रेसअप हो तो उसके जो कॉन्ट्रास्ट है, जो उसकी ड्रेसिंग है, जो वो कलर्स पिक कर रहे हैं, वो होना चाहिए प्रोफेशनल। किसका काम है सबसे पहले? इंटरव्यूई का। सही है। टाई, गर्ल्स की बात करें तो स्कार्फ होना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें से कोई सी भी चीज़ मिसिंग है या फ़र्ज़ करें कि कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा, ब्लू के साथ येलो शर्ट, ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ट्रास्ट, तो अब इंटरव्यू ने गलती की है तो इंटरव्यूअर इसके ऊपर मजीद गलती ना करे कि उसको सिर्फ एक बात के ऊपर उसने दुश्मनी कर ली कि इंटरव्यू उस तरीके से काम, उसको सेंस नहीं है या वो प्रोफेशनल नहीं है। सही है ना, उसको बुरा भला नहीं कहना, बल्कि इंटरव्यूअर को चाहिए कि उसकी छोटी बातों को इग्नोर करें और सही से टेस्ट करें इंटरव्यू को। ओके, लाउड क्लोथ्स आपने देखा। इसके अलावा वीक हैंडशेक अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो ये कहलाता है पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यूअर का और इंटरव्यूई का। वीक हैंडशेक अगर इंटरव्यूअर या इंटरव्यूई कोई कर रहा है तो वीक हैंडशेक का क्या मतलब निकलता है? बात वीक हैंडशेक का क्या मतलब निकलता है? घबराया हुआ हो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक से मतलब निकलता है कि पॉजिटिव हैं आप बहुत ज़्यादा। ओके, बाइटिंग ऑफ फिंगर नेल्स का क्या मतलब है? तैयारी सही ना हो। अच्छा, स्वेट करना, ज़्यादा पसीने आना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, पर्सनल बायस ऑफ द इंटरव्यू। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर आप इंटरव्यूअर हैं तो छोटी बातों को इग्नोर करें और इंटरव्यू को भरपूर चांस दें। ठीक है। फोर्थ नंबर, एक्सपेक्टेंसी एरर, टेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेंट टू एंटिसिपेट व्हाट द इंटरव्यूअर वांट्स एंड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हमने कुछ क्वेश्चंस के जवाब सोच लिए और हम चाहते हैं कि इंटरव्यूई बिल्कुल वैसे ही जवाब दे, तो ये हमने एक चीज़ को एक्सपेक्ट कर लिया पहले से। अब इसमें हो सकता है कुछ कमी बेशी रहे, बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर्स ना मिल रहे हो, तो अगर हम उसकी 90% बात सही थी और 10% बात गलत थी तो उसको हमने रेट करना शुरू किया कि इसने जवाब गलत बताया है, तो इस तरीके से हम कभी भी फेयर इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो फेयर इंटरव्यू करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होना पड़ेगा। सेकेंड, स्टीरियोटाइप एरर ट्रैप, टेंडेंसी to categorize the applicant on the basis of superficial hints or tips। मिडल ईस्ट की बात करेंगे। मिडल ईस्ट में अरब्स का अलग मकाम है काम करने का, पाकिस्तानी इसको एक अलग छाप लगी है, इंडियंस को अलग छाप लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है स्टीरियोटाइप एरर ट्रैप। आपने छाप लगा दी किसी एक के ऊपर, एक कोई ख़ास लोकेलिटी पे या एक ख़ास किस्म के लोगों पे या ग्रुप ऑफ पीपल पे कि वो इस तरीके से काम करते हैं, या पाकिस्तानी जो है वो सुस्त हैं, या पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं करते, इस तरीके की कोई छाप अगर लग जाती है और आप फिर इंटरव्यू को बिल्कुल वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं तो ये इंटरव्यूअर की तरफ से गलती होगी, क्योंकि हर बंदा उस नेचर का नहीं होता। ओके, फर्स्ट, हेलो इफेक्ट। जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे तो हर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्टाफ ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टाफ एक जैसे हों और हर नेशनल बैंक की बिल्कुल एक ही तरीके से परफॉर्म करे। हो सकता है कुछ नेशनल बैंक की ब्रांचेस अच्छी भी हों और बिल्कुल उसी तरीके से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सारी ब्रांचेस सेम हो, सारे स्टाफ बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सकता है कहीं कहीं स्टाफ अच्छा नहीं हो। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट है हेलो इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ द इंटरव्यूअर टू फॉर्म एन ओवरऑल ओपिनियन अबाउट द कैंडिडेट ऑन द ग्राउंड ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। कोई सी भी एक पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को रखते हुए सोचते हुए हेलो इफेक्ट बना दिया गया और सोच लिया गया कि इंटरव्यूई इस शख्सियत का मालिक है। फ़र्ज़ करते हैं इंटरव्यूअर ने ये सोच लिया पहले से कि इंटरव्यूई का मैट्रिक में जो ग्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, बी। अब ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 59। मुझे करेक्ट करें, पेज नंबर 58 पे हमने सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लिए। पेज नंबर 59, 15th नंबर,
एक्सेप्टिंग फैक्ट्स विदाउट लुकिंग इनटू देयर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में जाए बगैर फैक्ट्स को मान लेना कि कैंडिडेट कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक आपने कोई अकाउंट्स का पढ़ा है लेटेस्ट, क्या पढ़ रहे हैं आजकल? कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस यही पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, मटेरियल लेबर वेरिएंस में फ़र्ज़ करते हैं कि डेफिनेशन पूछ ली गई कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन का आंसर दे रहे हैं अब कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं और इंटरव्यूअर ने पहले से सोच लिया कि इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता ही होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस या इन दोनों का वेरिएंस होता है, ठीक है ना। अब वो जब बताने लगे उनकी बात पे ध्यान नहीं है, वो कुछ और राइटिंग करने लगे। इंटरव्यूअर कोई और बात नोटिस कर रहे होंगे कि उसका बैठने का अंदाज़ कैसा है, ठीक है ना, कोई और चीज़ वो लिख रहे हैं। अब उसकी बात को सही तरीके से सुन नहीं पाए और उसकी बात को हाँ में हाँ मिला दिया कि आपने जो भी बात कही है वो सही है, या अगला सवाल शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने फोकस रह के चलना है, सही है। 16 लीविंग अनएक्सप्लोर्ड गैप्स, कोई से ऐसे सवाल जो कि करने चाहिए थे जॉब रिलेटेड और आपने नहीं किए, इसका मतलब एक एरिया आपने टच नहीं किया, बिल्कुल एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस आपने टच ही नहीं किया है। तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्लॉज हो कैंडिडेट के लिए और आप एक ऐसा बंदा चुन लें जो कि डिजर्विंग ना हो। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, 4 बातें हो सकती हैं, सही है। कैंडिडेट की स्किल्स या उसकी कॉम्पिटेंसीज या उसकी काबिलियत, ठीक है, जॉब से मैच कर रही थी, यस। और हमने जो डिसीजन लिया, हमने डिसाइड किया कि हम इसको जॉब दे देते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, कैंडिडेट की स्किल्स कॉम्पिटेंसी बहुत ज़बरदस्त थी, इंटरव्यूअर की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या हुआ, उसको हमने लूज़ कर दिया और उसको जॉब नहीं दी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कैंडिडेट की स्किल्स नहीं थी और आपने गलती कर दी और उसको दे दी जॉब। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपने सैम्पल स्पेसिस पढ़े थे ना प्रोबेबिलिटी में, कैंडिडेट कॉम्पेटेबल भी नहीं था, कॉम्पिटेंसी भी नहीं थी और आपने उसको जॉब नहीं भी दी। इंटरव्यूअर सही डिसीजन कहाँ ले पा रहा है, इन 2 जगहों पे। इंटरव्यूअर के गलत डिसीजंस क्या हो सकते हैं, हमने ऐसे बंदे को जॉब दे दी जो कि अहल नहीं था, या एक अहल बंदे को हम लोगों ने महरूम कर दिया जॉब से। ये दोनों डिसीजंस जो हैं ये हो जाएंगे गलत डिसीजंस और ये बिल्कुल सही डिसीजन हो जाएंगे। तो इंटरव्यूअर ने क्या करना है, सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। गलत ये हो सकती है, बिल्कुल इंसान है, हो सकता है कि हमने एक ऐसा कैंडिडेट पिक कर लिया जो कि अहल नहीं था और हमने जॉब दे दी। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे फिर आगे जाके, हमेशा एक टेन्योर होता है, 3 मंथ्स का ट्रायल पीरियड होता है, जिसको गुजारने के बाद हम कैंडिडेट को कहते हैं कि आज से आप परमानेंट हो गए, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो ये 3 मंथ्स जो ट्रायल पीरियड होता है, इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि हमने कोई ऐसी जजमेंट तो नहीं ले ली। और अगर ऐसा हो जाता है और गलती हो जाती है तो फिर हम उसको सही कर सकते हैं, उसको फिर हम परमानेंट नहीं करेंगे और उसके बजाय अगला बंदा रख लेंगे। लेकिन उसकी नौबत आते आते भी 3 महीने गुजर चुके होंगे। तो बेहतर ये है कि इंटरव्यूअर ये 2 इवेंट्स में से कोई इवेंट सेलेक्ट करें और भरपूर कोशिश करें कि हम गलत डिसीजन मेकिंग ना करें, और इसी के ऊपर हमारी बात हो रही है। ओके, 17 नंबर, अलाउइंग द एप्लीकेंट टू डोमिनेट और गाइड द इंटरव्यू। एप्लीकेंट की बातों में आ गए इंटरव्यूअर और उसके हिसाब से ही सवाल पूछे जा रहे हैं और एप्लीकेंट उनसे डिटेल में बात करे जा रहे हैं अपनी मर्जी की। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, 18 नंबर, डिपेंडिंग ऑन मेमोरी एंड नॉट मेकिंग नोट्स टू एवेल्युएट द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इंटरव्यूअर पॉइंट्स टेक करते रहें, कहीं ना कहीं बातें लिखते रहें, CV पे भी लिख सकते हैं या आपके पास रफ पेपर होगा वहाँ लिख सकते हैं, ग्रेडिंग करते रहें ताकि अख्तिताम में आपसे कोई गलती ना हो जाए। अख्तिताम में गलती क्या हो सकती है, आपने मेमोराइज़ करना शुरू किया और कहीं ना कहीं पॉइंट मिस हो गए और आखिर में आपने कोई गलत फैसला कर लिया। तो इन गलत फैसलों से बचने के लिए अच्छा इंटरव्यू करने की कोशिश की आती है। फिर वही बात कि अगर हम गलत फैसला कर लेंगे, 3 महीने के बाद वो परमानेंट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने गलत फैसले से बच गए, शुक्र है, लेकिन उस 3 महीने के लिए
एक तो परफॉर्मेंस ख़राब होगी आप लोगों की, दूसरी बात आपका टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा, अब आप दोबारा रिवर्स गियर लगाएंगे और आप यहाँ पहुँचेंगे और आप दोबारा से इंटरव्यूज़ कॉल करेंगे, दोबारा से लोग आएंगे, दोबारा से एवेल्यूशन होगी, तो साइकिल दोबारा से रिवर्स चले जाएगा। सही है, ओके। 18 नंबर के बाद 19, आस्किंग अनदर क्वेश्चन व्हेन द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड। बात का जवाब दिया जा रहा था और आप रुक गए और अगला सवाल पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल को मुकम्मल, जवाब को मुकम्मल होने दें। 20 नंबर, शोइंग टू बी क्रिटिकल एंड कोल्ड टुवर्ड्स दी एप्लीकेंट। इंटरव्यूअर की एज है 50 साल, उसका एक्सपीरियंस है 25 साल। इंटरव्यूई की एज है 30 साल और उसका एक्सपीरियंस है, फ़र्ज़ करें, सिर्फ 7 साल। अब इंटरव्यूअर खातिर में नहीं ला रहे हैं कैंडिडेट को, वो कह रहे हैं कि यार तुम जैसा, तो मैंने पहले इतने सारे इंटरव्यू कर लिए, तुमने कहीं का एक्सपीरियंस हासिल किया, तो मैं क्या करूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस 25 साल। इस तरीके से अगर बात करें, शोइंग कोल्ड एटीट्यूड्स या क्रिटिकल हो जाना, एप्लीकेंट से अच्छे तरीके से बर्ताव ना करना, सही है, ये तमाम बातें नहीं होनी चाहिए। 21, नॉट ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल लैंग्वेजेस, यानी कि जेस्चर्स, वॉइस चेंजेस, हेजिटेशन वगैरह, अगर इन तमाम पे हमने कंट्रोल नहीं रखा और कैंडिडेट को नहीं देखते रहे तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल एक्शंस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सिग्नल्स दे रहे होते हैं। अच्छा जी, 22, आस्किंग पुअर क्वेश्चन, हमने पुअर क्वेश्चन नहीं करने। नंबर 1 लीडिंग क्वेश्चन है, जैसे वुड यू एग्री दैट। वुड यू एग्री दैट में आप देख रहे हैं कि जो सवाल है, सवाल की नौयत क्या है, वुड यू एग्री, क्या आप एग्री करेंगे इस बात से। तो कैंडिडेट कभी डिसएग्री में बात नहीं करेगा, कैंडिडेट को अपना इंटरव्यू बचाना है, कैंडिडेट भी एग्री करेगा कि इंटरव्यूअर जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन सही बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी आर्ग्यूमेंट ही ले लूँ और उनके हिसाब से ही बात कर लूँ। सेकंड, डू यू नो दैट। अब डू यू नो दैट का आंसर कभी भी कैंडिडेट नो नहीं बोलेगा, बल्कि यस बोलेगा, बोलेगा बिल्कुल पता है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट जो है वो आपकी मर्जी के जवाब देना शुरू हो। सेकंड, डेड एंड क्वेश्चन दैट ड्रॉ ओनली यस और नो आंसर्स, जिसको डाइकोटोमस क्वेश्चंस भी कहते हैं। हाँ या नहीं में सवाल जवाब अगर हो जाए तो हाँ या नहीं में तुक्का भी लग सकता है, बिल्कुल। हाँ या नहीं में डिटेल में नहीं आ रहे, स्किल्स पता नहीं लग सकती हैं आपकी कभी भी। हाँ या नहीं के क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि डिटेल क्वेश्चन करने हैं, सही है ना। डिटेल क्वेश्चन कैसे, जैसे प्लानिंग स्टेप्स हमने पढ़ा था, तो उसकी हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, याद नहीं होगा, आप लोग पढ़ के आए नहीं आए, बहरहाल। अच्छा जी, तो वो डिटेल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना है कि प्लानिंग स्टेप्स कितने हैं, ये पूछना है प्लानिंग स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें थी। ये नहीं पूछना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या क्या अप्रोच लग सकती है, इन्वेंट्री जो है वो फीफो भी हो सकती है, लीफो भी हो सकती है, उसमें फिर पीरियोडिक और परपीचुअल भी इन्वेंट्री अलग अलग मेथड्स होते हैं। इन तमाम बातों के ऊपर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऊपर ऊपर से सवाल पूछ रहे हैं, यस या नो या गिनती वाले सवाल पूछ लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। थर्ड, लोडेड क्वेश्चन, यूज ऑफ लैंग्वेज दैट रिवील्स वंस बायसेस एंड प्रेजुडिसेस, इन टर्न द एप्लीकेशन विल ट्रिम आंसर्स अकॉर्डिंगली। फ़र्ज़ करें एनर्जी सेक्टर में इंटरव्यू हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में एप्लीकेंट बैठे हैं और उसने जवाबात देने हैं। एनर्जी सेक्टर में फ़र्ज़ करें कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी है और वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए कैंडिडेट से सवाल कर रही है, यार आपको जो लगता है कि आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है वो आवाम की तरफ से, जो आवाम पेमेंट टाइम से नहीं करती और आवाम जो है वो मिसयूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी का, इस तरीके से बात घुमा के कैंडिडेट से सवाल का जवाब निकलवा रहे हैं अपने हिसाब से, कि कैंडिडेट कभी भी वहाँ बैठ के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की बुराई नहीं करेगा, बल्कि वो जवाब फिर वो उसके हिसाब से ही देंगे, बिल्कुल। तो लोडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जिसकी वजह से किसी और मतलब में सवाल का जवाब न्यूट्रल के बजाय किसी और तरीके में चले जाए या बायस हो जाए। जानिबदार जवाबात नहीं चाहिए उन्हें। जैसे कि एग्जांपल, पुरानी कंपनी आपने क्यों छोड़ी, वहाँ पे क्या मसाइल थे, आपको क्या मसाइल नज़र आते हैं, ये सवाल पूछ लिया। अब वो मसाइल बताना शुरू करेगा, इसका मतलब है कि पुरानी कंपनी बिल्कुल उस मयार की नहीं थी, मतलब हमने बुराई करवा दी पुरानी कंपनी की कैंडिडेट से, सही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो न्यूट्रल हमेशा इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम बातें हमने पढ़ी। पिटफॉल्स इंटरव्यूअर को नहीं करने चाहिए, वो जो ऐसे इकदाम अगर करेंगे तो इंटरव्यू ख़राब हो सकता है, इनसे बचाव की ज़रूरत है। इससे एहतियात कैसे की जा सकती है, इससे एहतियात बिल्कुल ये डोंट्स को डूज बदल सकते हैं हम, कैसे। 14, जंपिंग टू कंक्लूजन्स प्री मैच्योरली। 14 में नेगेटिव पॉइंट क्या था, कंक्लूजन पे पहुंच जाना बगैर पूरी बात सुने। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या बनेगा इंटरव्यूअर के रिस्पेक्ट से, कि कंक्लूजन तक जब पहुंचे जब बात मुकम्मल हो जाए, सही है। फर्स्ट, ट्राई टू लिसन प्रॉपर्ली, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, 12 का आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस का पॉजिटिव क्या बनाएंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल।
अच्छा जी, टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग लेस, तो ये सब चीज़ें आपस में आप कह लें कि इंटरचेंज हो सकती हैं, सही है ना। ये तो तमाम पिटफॉल्स थे इंटरव्यूअर के। अब बात करेंगे इंटरव्यूई के हिसाब से पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, एक एक करके बताएंगे। ठीक है, ओके, एक एक करके बताएंगे और इसके ऊपर आप पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।